हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसको क्या पढ़ा? दालें और फलियां, मतलब दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और दाल को क्यों हम लोग पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्यों उसे अपूर्ण प्रोटीन में रखते हैं। तो दाल में मतलब जो 3 प्रोटीन ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से? जो पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत होते हैं। कौन कौन से नहीं आते हैं? कि मिथ्योनिन और थ्रियोनिन और क्या कि ट्रिप्टोफैन। ये 3 ऐसे होते हैं जो दालों में नहीं पाए जाते हैं। दाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो दाल होता है उसमें जो सैपोनिन जो तत्व होता है उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो झाग आता है। देखिए, जब हम लोग दाल बनाते हैं ना, तो जब दाल बनाते हैं तो उसमें झाग आता है ना, तो जब उसमें जो झाग आता है वो कौन से तत्व की वजह से आता है? उसको बोलते हैं सैपोनिन। क्या बोलते हैं? सैपोनिन बोलते हैं, जिसकी वजह से वो झाग आता है। और वो झाग जो है वो हम लोगों के शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जब भी आप दाल बनाइए तो मतलब पहले देखिए जो दाल बनती थी तो भदेले में या भगोने में किसी बर्तन में बनती थी, तो क्या कर होते थे कि जब उसको दाल और पानी को पानी मिला के जब चढ़ा दिया जाता था तो जब वो खौलने लगता था पानी, तो उसमें से क्या होता, जो झाग आती थी उसको निकाल कर फेंक दिया जाता था। तो यही क्या है, वो किस तत्व की वजह से होता था? वो सैपोनिन की वजह से होता था। कौन से तत्व ऐसे हैं जिसकी वजह से दाल में झाग आती है? तो किस तत्व की वजह से? सैपोनिन की वजह से आती थी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो दाल होती है, अरहर की दाल में कौन सी दाल की मिलावट की जाती है? तो अरहर की दाल में कौन सी दाल की मिलावट की जाती है? खेसारी दाल की। कौन सी दाल की? खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। और उस दाल के सेवन करने से क्या हो जाता है कि लेथेरिज्म नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? लेथेरिज्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पैरों में लकवा मार जाता है। तो हमने 2 चीज़ पढ़ी कि अरहर की दाल अगर इस तरीके से खाएंगे तो उसमें जो सैपोनिन नामक तत्व होता है, जिसकी वजह से जो दाल में झाग आता है, वो झाग जो है हम लोगों के शरीर के नुकसान पहुंचाता है। तो जब भी आप दाल बनाएं तो पहले दाल को उसको क्या करिए कि उसको मतलब अगर आप कुकर में ही बनाते हैं तो कुकर में दाल और क्या है कि पानी को चढ़ा दीजिए। उसके बाद उस झाग को निकाल कर फेंक दीजिए। उसके बाद क्या है, उसमें नमक हल्दी डालकर जो भी आपको डालना हो उसके बाद बनाइए। देखिए, पढ़ाई का मतलब ये होता है, ये उसका अपने जीवन में यूज़ करें, उपयोग करें ना, अपने जीवन में उसको उतारें। और अगर आप इसको जानते हैं कि ये चीज़ें नुकसान है, उसके बाद आप खा रहे हैं, तो वो क्या है कि ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब है? तो पढ़ा इसलिए जाता है कि उससे पता चले कि हमको क्या नुकसान करती है, कौन सी चीज़ें क्या फ़ायदा करती हैं। तो दाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें इसको पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें 3 ऐसे तत्व होते हैं, अमीनो एसिड जो नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और क्या कि मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं। और दाल में प्रोटीन की मात्रा हमने देखी थी कि कितनी होती है। दाल में प्रोटीन की मात्रा गेहूं की 2 गुनी होती है। कितनी? गेहूं में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गेहूं में कौन सा ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 10 से 11% होता है। लेकिन दाल की बात की जाए तो दाल में जो है वो 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। तो यहीं पर बात आती है कि इसमें गेहूं का 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? दाल में। चावल की बात की जाए तो चावल का 4 गुना प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? दाल में। अगर दूध की बात की जाए तो दूध का 7 गुना किसमें पाया जाता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है। और अगर दूध की बात की जाए तो जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो अच्छी प्रोटीन होती है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोटीन होता है वो। तो इसलिए देखिए, अगर आप एक अच्छे पौष्टिक तत्व की बात करेंगे तो सबसे अच्छी क्या होती है? खिचड़ी होती है। और खिचड़ी का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:3 होनी चाहिए। कितना? कि खिचड़ी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सोयाबीन का हम जानते हैं कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबरी भी बोलते हैं, सोयाबीन भी बोलते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो ये हमारे भोजन में इसकी पौष्टिक मूल्य जो है, अगर आप देखेंगे तो इसकी पौष्टिक मूल्य काफ़ी अच्छी होती है। और प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी खासी होती है। इसमें प्रोटीन कितनी होती है? 40% होती है। कितनी? 40% इसमें प्रोटीन होती है। तो सोयाबीन के बारे में पढ़ेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमने क्या देखा कि सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
और इससे क्या, इससे ऑयल भी बनता है। क्या बनता है, इससे ऑयल भी बनता है। और सोयाबीन से दूध भी बनाई जाती है। इससे क्या, दूध भी बनाई जाती है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितना परसेंट, 40% प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 40% इसमें सोयाबीन में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन की मात्रा इसमें, जैसा कि हमने देखा कि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे गरीबों का मांस कहा जाता है। इसे गरीबों का मांस कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और इससे क्या होता है, इससे ऑयल बनता है, इससे दूध भी बनता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे गरीबों का मांस कहा जाता है। और गरीबों का मांस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोटीन किसमें पाई जाती है, मांसाहारी, जो मतलब मांस वगैरह होते हैं उसमें पाई जाती है। तो अगर देखा जाए कि जो मांस वगैरह ये सब चीज़ें जो मांसाहारी लोग ये सब खरीदते हैं, ये बहुत महंगी होती है, जो सब गरीब जो हैं उसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं। तो ये क्या है, इसीलिए इसे गरीबों का मांस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको सोयाबीन को आराम से सब लोग आसानी से खरीद सकते हैं और इसे खा सकते हैं। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, इसमें सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। और अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में कितनी होती है, 10 से 11% होती है। और अगर यहीं पर बात करें कि अगर इसकी बात करें किसकी, कि हम लोगों ने क्या बात की कि गेहूं की, और इसके बाद दाल की बात करें तो कितनी परसेंट होती है, 20 से 25% दाल में प्रोटीन होती है। तो हमने 3 का प्रोटीन देखा, किसमें, सोयाबीन का देखा, गेहूं का देखा और दाल का देखा। तो ये क्या है, सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इससे ऑयल भी बनता है, इससे दूध भी बनता है, आप इसे देखेंगे इससे पनीर भी बनती है। तो सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे गरीबों का मांस कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, अमेरिका में इसका ये प्रथम स्थान पर होता है। अमेरिका में प्रथम स्थान पर होता है। अमेरिका में क्या है, और दूसरा स्थान कहाँ का है, दूसरा स्थान चीन का है, चीन का है। और भारत में सोयाबीन को किस नाम से जानते हैं, भारत में सोयाबीन को राम उर्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से, राम उर्द के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि अमेरिका में सोयाबीन का स्थान प्रथम है, चीन में प्रथम स्थान, ये दूसरा स्थान है, और भारत में किस नाम से सोयाबीन को जाना जाता है, तो राम उर्द के नाम से जाना जाता है। अब सोयाबीन के प्रकार के बारे में देखेंगे, सोयाबीन के कितने प्रकार होते हैं। सोयाबीन के प्रकार, तो सोयाबीन के कितने प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, काला सोयाबीन
और दूसरा क्या होता है कि सफ़ेद सोयाबीन, सफ़ेद सोयाबीन। तो दो हो गए, एक काला सोयाबीन हो गया, दूसरा सफ़ेद सोयाबीन हो गया। अब सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा हमने क्या पढ़ी, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा हमने देखिए या तो 40% होगा या तो 35 से 40% होगा। से 40% होता है। और सोयाबीन में प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार का होता है। सोयाबीन में प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। चाहे ये कहिए कि सोयाबीन में 3 प्रकार का प्रोटीन होता है, और कौन कौन से, एक होता है ग्लाइसिनिक, दूसरा होता है, पहला क्या है कि ग्लाइसिनिक, और दूसरा क्या है कि फेसिओलिन, और तीसरे नंबर पे क्या होता है कि लिग्योमेलिन। ये सोयाबीन के 3 प्रोटीन हैं। एक क्या है पहला क्या है ग्लाइसिनिक, और दूसरा फेसिओलिन, और तीसरा लिग्योमेलिन। ये क्या होता है, ये सबसे अधिक होता है, और ये कम होता है। और अगर लिग्योमेलिन की बात करेंगे तो लिग्योमेलिन क्या है, ये भी कम होता है। तो अगर सोयाबीन में प्रोटीन की बात की जाए तो 35 से 40% प्रोटीन होता है, और जिसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक ग्लाइसिनिक हो गया, दूसरा फेसिओलिन हो गया, तीसरा क्या हो गया लिग्योमेलिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन सोयाबीन में पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए कि ये सोयाबीन के प्रकार की, तो सोयाबीन 2 प्रकार का होता है। एक काला सोयाबीन हो गया, दूसरा क्या हो गया कि सफ़ेद सोयाबीन। अब सोयाबीन में क्या नहीं पाया जाता है, तो मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। सोयाबीन में मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। तो सोयाबीन में क्या नहीं पाया जाता, मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ये उच्चतम कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। इसमें उच्चतम कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोटीन है। प्रोटीन का साधन बहुत अच्छा है। कौन सा कि सोयाबीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सस्ता भी होता है, बहुत महंगा नहीं होता, जिसकी वजह से इसको खरीद कर गरीब लोग भी क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। जिसकी वजह से क्या कहा जाता है, इसे गरीबों का मांस कहा जाता है। तो गरीबों का मांस किसे कहते हैं, सोयाबीन को कहते हैं। किसे कहते हैं, सोयाबीन को कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कार्बोज की मात्रा। कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोज की मात्रा कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 20%, लगभग 20% होती है। इसमें स्टार्च केवल डेक्स्ट्रीन, इसमें स्टार्च केवल डेक्स्ट्रीन और किसमें पेंटोसनस
तथा गैलेक्टनस के रूप में होता है। स्टार्च कम होने के कारण मधुमेह के रोगी के लिए ये उत्तम होता है। तो हमने क्या देखा, कार्बोज जो है वो लगभग कितनी कार्बोज की मात्रा होती है, 20% होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन और पेंटोसनस, और क्या पाया जाता है, गैलेक्टनस के रूप में होता है। स्टार्च कम होने के कारण ये मधुमेह के रोगी के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। और अब देखते हैं कि इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, फैट कितना होता है इसमें। इसमें वसा कितनी होती है, 18 से 20% होती है। लगभग कितनी, 18 से 20% होती है। वसा की अधिकता के कारण इसका पौष्टिक मूल्य क्या होता है, वो बढ़ जाता है। वसा की अधिकता के कारण पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि वसा की अधिकता के कारण इसका पौष्टिक मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। और खनिज की बात करें तो इसमें कौन कौन से खनिज होते हैं, खनिज में कैल्शियम होता है, और क्या, आयरन होता है, और क्या होता है, फास्फोरस। तो कौन कौन से खनिज होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये खनिज होते हैं। और फैट की मात्रा कितनी होती है, 18 से 20% इसमें फैट होता है। कितना, 18 से 20% इसमें फैट होता है। और विटामिन की बात की जाए तो विटामिन कौन कौन से होते हैं इसमें B1, B2, B3, विटामिन ए होते हैं। अगर इसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है तो सोयाबीन में विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन किया है जो कि बार बार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, कोई भी अनाज अगर अंकुरित किया जाए तो उसमें कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर कोई अनाज है जैसे कि आप अंकुरण करके खा रहे हैं तो उसमें देखिए उसका जो है पौष्टिक मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें काफ़ी पौष्टिकता बढ़ जाती है ना, उसका डाइजेशन में आसानी होती है। क्या क्या और बढ़ जाता है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो बढ़ जाता है, तो विटामिन बी और सी ये दोनों क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। किसमें, जब कोई भी अनाज जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, जब हम उसको अंकुरित करके खाते हैं तो इसमें विटामिन बी और सी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर यही पूछा जाए कौन सा अनाज ऐसा, अगर किसी भी अनाज को हम खूब रगड़ कर धुल देते हैं तो कौन सा तत्व ऐसा है जो कि पानी के साथ जल्दी बह जाता है, तो कौन सा तत्व बह जाता है, विटामिन बी जो होता है ये बहुत नाजुक होता है। इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में पीस करके आप काट दीजिए, उसके बाद बनाइए तो विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है। आप कोई भी अनाज को, दाल को भिगो दीजिए और उसको रगड़ रगड़ के आप धुल दीजिए, वो भी क्या है कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और अगर बात की जाए विटामिन बी की तो आप क्या है, कोई भी खाद्य पदार्थ काफ़ी टाइम तक बना रहे हैं तो भी विटामिन बी क्या है वो नष्ट हो जाता है। तो हर कंडीशन में विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है, ये बहुत ही नाजुक विटामिन होता है। तो क्या हमने क्या देखा कि विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन ए ये पाए जाते हैं। और कौन सा नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। और क्या देखते हैं कि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होने के कारण इसका स्वाद कड़वा होता है।
इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर विटर्स क्या करते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होने के कारण ये क्या करते हैं? इसका स्वाद कड़वा होता है। भी आप सोयाबीन को ऐसे खाएंगे तो उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है और ये क्या है? ये क्या करता है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। किसकी? ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। और आगे देखते हैं कि इसको ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स को नष्ट कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है? तो इसे गर्म करके इनहिबिटर्स को नष्ट कर दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि गर्म करके, तो जब भी सोयाबीन को बनाइए तो उसे गर्म पानी में डाल दीजिए। उसके बाद उसका जो उसमें है उसको गर्म पानी में डाल दीजिए। उसके बाद निकाल कर उसको पानी को फेंक दीजिए। उसके बाद इसको यूज़ करिए। तो मतलब जब भी आप सोयाबीन बनाइए तो उसे गर्म पानी में डालिए। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि गर्म पानी में डालने के बाद या गर्म करने पर वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखेंगे कि प्रोसेस्ड सोयाबीन जो है वो प्रोसेस्ड करके बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं कि प्रोसेस्ड सोयाबीन प्रोसेस्ड सोयाबीन कैसे होते हैं कि सोयाबीन को किस पर? ऑटोक्लेव। अब ये ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव क्या है? ये मशीन है। सोयाबीन को ऑटोक्लेव में 14 पाउंड दबाव देकर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। गर्म करने पर ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से तैयार सोयाबीन प्रोसेस्ड सोयाबीन के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो प्रोसेस्ड सोयाबीन है ये सोयाबीन को ऑटोक्लेव 14 पाउंड, ये क्या है? ऑटोक्लेव ये मशीन है। 14 पाउंड तक दबाव देकर उसके बाद 30 मिनट तक इसे क्या करते हैं? गर्म करने पर इसके जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं यही क्या करते हैं कि ट्रिप्सिन एंजाइम को क्या करते हैं कि उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं ना। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से तैयार सोयाबीन कौन से सोयाबीन कहलाते हैं? प्रोसेस्ड सोयाबीन के नाम से जाने जाते हैं। अब देखेंगे सोयाबीन के बने उत्पाद। सोयाबीन से कौन कौन से आहार को निर्माण किया जाता है, मतलब किस तरीके से सोयाबीन से क्या क्या बनाया जा सकता है। से बने उत्पाद, सोयाबीन से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो इससे देखिए सोयाबीन से दूध बनता है, दही बनता है। सोयाबीन से क्या बनता है? दूध। और क्या बनता है? सोयाबीन से
क्या बनता है, दही। और क्या बनेगा, सोयाबीन से पनीर बनता है, पनीर बनता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, जो सोयाबीन का पनीर होता है। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि टोफू किसे कहते हैं, तो सोयाबीन से बने हुए पनीर को किस नाम से जानते हैं, टोफू के नाम से। क्या कहते हैं, टोफू। सोयाबीन से बने पनीर को टोफू के नाम से जानते हैं। और क्या बनता है, सोयाबीन का पेस्ट बनता है, सोयाबीन का पेस्ट। और यहाँ पर देखते हैं कि और क्या बनता है, सोया नाटटो। क्या बनता है, सोया नाटटो। ये कैसे बनता है, ये खमीरीकृत करके बनता है। कैसे बनता है, खमीरीकृत करके बनता है। और सोयाबीन टेम्पे, सोयाबीन टेम्पे, ये कैसे बनता है, ये भी खमीरीकृत करके बनाया जाता है। और कि सोयाबीन हेमा नट्टो, ये भी खमीरीकृत करके बनता है। तो अगर बात की जाए, अगर ये पूछा जाए कि सोयाबीन मतलब कौन से सोयाबीन के ऐसे उत्पाद हैं जिसे खमीरीकृत करके बनाए जाते हैं, तो ये तीनों, सोया नाटटो, सोयाबीन टेम्पे, सोया हेमेनट्टो, ये सब तीनों क्या हैं, ये खमीरीकृत करके बनाए जाते हैं। और क्या बनता है सोयाबीन से, सोया सॉस। क्या बनता है, सोया सॉस। और न्यूट्रीनगेट, न्यूट्रीनिगेट, तो ये सब चीज़ें सोयाबीन से बनती हैं। और क्या बनता है, सोयाबीन पाउडर, सोयाबीन पाउडर। तो सोयाबीन से क्या बने, सोयाबीन से दूध बना, सोयाबीन से दही का निर्माण हुआ, सोयाबीन से पनीर बनता है जिसे क्या बोलते हैं, टोफू बोलते हैं, सोयाबीन का पेस्ट बनता है, सोयाबीन का पाउडर बनता है, सोया सॉस बनता है, और क्या कि न्यूट्रीनिगेट बनता है। और तीन चीज़ ऐसे होते हैं, तीन ऐसे मतलब उत्पाद हैं जो खमीरीकृत करके बनाए जाते हैं, सोया नाट्टो, सोयाबीन टेम्पे, सोयाबीन हेमा नाट्टो। तो ये तीनों क्या होते हैं, खमीरीकृत करके बनाए जाते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ में क्या देखते हैं कि वसा रहित सोयाबीन को, किसको, वसा रहित सोयाबीन को क्या करते हैं कि वसा रहित सोयाबीन को विटामिन तथा मिनरल के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि वसा रहित जो सोयाबीन होता है उसे किसके साथ, विटामिन तथा मिनरल के साथ क्या करते हैं कि फोर्टिफाइड करते हैं। तो ये इससे क्या बन जाता है, ये बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि अनाज, ये देखिए पहले हमने इतना क्या देखा कि बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ क्या था कि वसा रहित सोयाबीन को मिनरल तथा किसके साथ कि विटामिन के साथ फोर्टिफाइड करते हैं। तो ये हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सोयाबीन के बारे में पढ़ी। सोयाबीन से कौन से उत्पाद बनते मतलब तैयार किए जाते हैं, सोयाबीन में कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अच्छा, अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए, चूँकि क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये सोयाबीन का चैप्टर यहीं तक था, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम पे बना होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम पे बना होता है।
देखिए वहाँ पर जब पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि ये क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, ये नहीं पूछा जाता है, ये सब पहली बार नाम सुना हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन में आया है, वो भी नेट में आया है। टेम्पे बना होता है किससे? चना से, सोयाबीन से, चना से, सोयाबीन से, राजमा से और लोबिया से। तो टेम्पे किससे बना होता है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। टेम्पे किससे बना रहा था? तो सोयाबीन से। टेम्पे किससे बन रहा था? सोयाबीन से। और टेम्पे जो है ये टेम्पे का निर्माण किससे हो रहा था? सोयाबीन से हो रहा था ना। और जो खमीरी कृत करके कौन कौन से बन रहे थे कि सोयाबीन नाटो, सोयाबीन टेम्पे, ये जो बन रहा था ये जो है सोयाबीन को खमीरीकृत करके बन रहा था। कैसे बन रहा था? सोयाबीन को खमीरीकृत करके। तो ये हम लोगों ने सोयाबीन के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम लोग और पढ़ते हैं कि जो कि भोज्य पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि टमाटर का लाल रंग टमाटर का लाल रंग होता है, किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन। और किसकी वजह से? दूसरा ऑप्शन है कैरोटीनाइड्स। तीसरा है क्या है कि एंथ्रोनिन। और चौथा ऑप्शन है कि कोई नहीं। तो ये जो टमाटर का लाल रंग होता है, क्या इसके लिए पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है या तीसरा है या चौथा है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर बात की जाए इसमें कौन सा सही होगा? टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम है। अब अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम जो है वो सक्रिय है? कौन सा है? पपाइन है। पहला ऑप्शन देखिए पपाइन। दूसरा ऑप्शन है कि एमाइलेज। तीसरा ऑप्शन है कि क्या है कि बोमिलीन। और चौथा ऑप्शन है रेनिन। तो हम लोगों ने क्या देखा? अंकुरण के समय जब अनाज को अंकुरित करते हैं तो कौन सा एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाता है? क्या पपाइन होता है, क्या बोमिलीन होता है, या रेनिन होता है, या एमाइलेज होता है? तो कौन सा यहाँ पर देखिए पहले हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर पपाइन की बात की जाए, किसकी? पपाइन की, तो ये किसमें होता है? पपाइन एंजाइम किसमें होता है? पपीते में होता है। किसमें? पपीते में होता है। अगर यहीं पर बोमिलीन की बात की जाए तो बोमिलीन एंजाइम किसमें होता है? फल में होता है। किसमें? फल में होता है। और अगर रेनिन की बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो आप बताइए कि क्या हम लोगों ने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को नहीं पढ़ा? पपाइन एंजाइम किसमें होता है? पपीते में होता है। बोमिलीन किसमें होता है? फल में होता है। रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा ही हो गया? अंकुरण के समय एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये सक्रिय हो जाता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। अब
क्वेश्चन और देखते हैं कि एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ये सब क्या है? ये सब खाद्य पदार्थ से संबंधित है ना। एकमात्र अनाज जिसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कौन से किसमें कैरोटीन पाया जाता है। गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, पीली मक्का और बाजरा। तो गेहूं एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन पीली मक्का, चौथा ऑप्शन क्या है कि बाजरा। इसमें कौन सही हो जाएगा? अगर देखिए कैरोटीन की बात किया जाए तो ये क्या है? ये विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए होता है और ये पीली सब्जियों या फलों में पाया जाता है। किसमें? विटामिन ए जो है ये पीली सब्जियों या फलों में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि कैरोटीन के बारे में पूछा गया है और कैरोटीन क्या है? ये विटामिन ए है और ये किस में पाया जाता है? ये पीली सब्जियों और फलों में पाया जाता है। और अगर यहाँ आंसर की बात की जाए तो पीली मक्का जो है, ये पीला मक्का ये सही हो जाएगा। क्या? पीला मक्का सही हो जाएगा ना। तो हमने क्या देखा कि कैरोटीन किस में पाया जाता है? पीली सब्जियों और फलों में पाया जाता है। तो इसमें कौन सही हो गया? पीला मक्का जो है वो सही हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? पहला ऑप्शन क्या है? गेहूं, दूसरा ऑप्शन क्या है? ज्वार, तीसरा ऑप्शन क्या है? बाजरा, चौथा ऑप्शन क्या है? चावल। तो क्या बात की गई है? क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम, किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? मतलब 100 ग्राम लिया जाए तो उसमें अधिक प्रोटीन पाया जाएगा। क्या गेहूं में पाया जाएगा? क्या ज्वार में पाया जाएगा? क्या बाजरा या चावल? तो अगर बात की जाए प्रति 100 ग्राम की तो गेहूं में कितना पाया जाता है? गेहूं में 11.8 ग्राम प्रोटीन ना, कितना? 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और ज्वार की बात की जाए तो 11.5 ग्राम। और अगर बाजरे की बात की जाए तो 11.4 ग्राम। और अगर चावल की बात की जाए तो 6.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 6.6 ग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन किसमें सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है? क्या गेहूं में? देखिए क्या गेहूं का ऑप्शन सही है या ज्वार का या बाजरा का या चावल का? तो गेहूं में 11.8 ग्राम प्रोटीन और ज्वार में 11.5, बाजरा में 11.4 और चावल में 6.6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ये गेहूं जो है ये सही हो जाएगा। आप देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा कौन है? गेहूं है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा, क्या पढ़ा कि सोयाबीन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि क्या हम लोग इतना हम लोगों ने समझा ना। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? पेय पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पेय पदार्थ के बारे में।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेय पदार्थ के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि पेय पदार्थ होता क्या है। जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखे, पेय पदार्थ ऐसा पेय पदार्थ जो हमें पौष्टिकता प्रदान करे, ऐसा पेय पदार्थ जो हमें हाइड्रेट रखे, ऐसा पेय पदार्थ कि जो पदार्थ पीने योग्य हो। तो वो क्या होगा, वो निर्जलीकरण से हमें वो दिक्कत, निर्जलीकरण की समस्या हमारे शरीर में नहीं होने देगा। और क्या होगा कि उसमें पौष्टिक तत्व हो, ये नहीं कि हम उसको पी रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो, वो जो कि हम पी सकें और हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। तो काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं और हम लोग पेय पदार्थ के बारे में कई होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, नुकसानदायक भी होती हैं और फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं। तो हम सब के बारे में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आया था निद्राकारी विष है ना, निद्राकारी विष है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कब, 2021 टीजीटी का क्वेश्चन था, यूपी टीजीटी 2021 का। तो इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये आप लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाय के बारे में पढ़ेंगे, कॉफ़ी के बारे में, चाय क्या होती है, कॉफ़ी क्या होती है, कोको क्या होता है, पहले इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चाय भी हम लोग रोज़मर्रा में पीते हैं, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, ये हरी चाय क्या होती है, काली चाय क्या होती है, सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।